डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं पब्लिक ऑफर एंड प्रोस्पेक्टस का 6th पार्ट। इस पार्ट में हम आज डिस्कस करेंगे डीम्ड प्रोस्पेक्टस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जो कंपनी है जो सिक्योरिटीज़ इशू करना चाह रही है, अगर वो सिक्योरिटीज़ इशू करने के काम में इन्वॉल्व होगी तो वो अपना डेली बिजनेस ऑपरेशन कैसे हैंडल करेगी। तो आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि कोई भी कंपनी शेयर इशू या सिक्योरिटीज़ इशू करने का काम को स्वयं ना करके उसको आउटसोर्स कर देती है। अब वो मर्चेंट बैंकर्स हो सकते हैं या इशूइंग हाउस हो सकते हैं। अब होता ये है कि जो इशूइंग हाउस है उसको ये काम करना है और उस कंपनी के बिहाफ पर करना है। तो कंपनी के और इशूइंग हाउस के बीच में एक एग्रीमेंट होगा और उस एग्रीमेंट में डिफरेंट कंडीशंस होंगी। उसमें किस प्रकार से इशू करना है, कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ इशू करनी है, उनकी क्या क्या क्वांटिटी होगी, उनकी जो प्राइसिंग होगी, उनसे रिलेटेड प्रोविजंस होंगे, उनकी जो डेट्स हैं वो स्टेटेड होंगी, जो डायरेक्टर्स हैं उनके कंसेंट्स होंगी और डिफरेंट उसमें कंटेंट्स होंगे जिनको हम मटेरियल फैक्ट्स या सब्जेक्ट मैटर या विषय वस्तु कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ये आती है कि जो डीम्ड प्रोस्पेक्टस है वो इस प्रिजम्पशन के साथ में काम किया जाता है कि पब्लिक को ऑफ़र दिया जाएगा सिक्योरिटीज़ खरीदने के लिए। तो जो ऑफ़र दिया जाएगा उसको हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस मानेंगे। डीम्ड यानी माना गया। अब क्योंकि कंपनी खुद तो इशू कर नहीं रही है वो सब चीज़ें, तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस नहीं रहा, प्रविवरण नहीं रहा, वो एक अलग डॉक्यूमेंट बन गया। लेकिन क्योंकि उसमें कंटेंट सेम है और उसको ऑफरिंग हाउस इशूइंग हाउस जो है वो इशू कर रहा है, तो उस प्रविवरण को उस दस्तावेज़ को डीम्ड प्रोस्पेक्टस कहा गया और ये माना गया कि पब्लिक से हम सब्सक्रिप्शन प्राप्त करेंगे और सिक्योरिटीज़ इशू करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको स्टेट करनी होती है, जैसा कि सेक्शन 26 में कहा गया है कि कितना जो अमाउंट है वो रिसीव हुआ है या करना है, कितना सिक्योरिटीज़ का क्वांटम है वो इशू किया गया है और जो टाइमिंग्स हैं इशू की वो क्या क्या हैं। जो लोग ऑफ़र दे रहे हैं उनको उनका जो नाम है उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए और वो डायरेक्टर्स होने चाहिए। यहाँ पर जो टाइमिंग्स हैं वो स्टेट हो रही है कि ऑफ़र कब चालू हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है और अलग अलग जो डेट्स हैं अमाउंट सबमिट करने की और इश्यू करने की, वो सभी जो डेट्स हैं, दिनांक हैं, उनका उल्लेख होना चाहिए। फिर आता है साइनिंग ऑफ ऑफ़र फॉर सेल। देखिए बच्चों, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर जो ऑफरिंग हाउस है वो अगर कंपनी है तो उसके जो 2 डायरेक्टर्स हैं वो सफिशिएंट रहेंगे,
होने चाहिए उसके ऊपर। और जो अगर एक कोई फर्म है तो कम से कम आधे जो पार्टनर हैं उनके साइन उस डॉक्यूमेंट पर होने चाहिए। तो इस तरह से जो डीम्ड प्रोस्पेक्टस है वो काम करता है, क्योंकि उसमें बीच में इशूइंग हाउस इन्वॉल्व है। अब जो ऑफ़र फॉर सेल ऑफ शेयर्स बाय मेंबर्स है, अब क्योंकि ये काम मेंबर्स की तरह ही है, मेंबर्स के द्वारा है, तो इसकी जो क्रियाविधि है वो लगभग इसी तरह की है कि जो क्रय विवरण है वो एक अलग डॉक्यूमेंट है और उसको डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। तो इसके लिए सेक्शन 28 में और रूल PAS 8 में प्रोविज़न्स दिए हुए हैं, उनके अनुसार ये कार्य करना होता है। तो इन सेक्शंस में जो प्रोविज़न्स दिए हुए हैं उनके अनुसार सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाएगा। अब नेक्स्ट आता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो है वो परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस है वो ऐसा प्रोस्पेक्टस है जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए वैलिड होता है। अगर इसकी डेफिनेशन को पढ़ें तो जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द सिक्योरिटीज़ और क्लास ऑफ सिक्योरिटीज़ इंक्लूडेड देयरिन आर इश्यूड फॉर सब्सक्रिप्शन इन वन और मोर इश्यूज over a certain period time without the issue of further prospectus। तो डेफिनेशन पढ़ के हमको ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए है और उस बीच में कोई सिक्योरिटी हैं या कोई सिक्योरिटीज़ की जो क्लासेस हैं उनको इशू किया जा सकता है। उसमें शेयर हो सकते हैं, शेयर के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं। तो बार बार इसकी सुविधा ये है कि इसको बार बार इशू नहीं करना पड़ेगा अलग अलग सिक्योरिटीज़ के लिए। अगर एक बार शेल्फ प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया तो कम से कम एक साल, अधिक से अधिक एक साल के लिए वो वैलिड है और उसमें जो पीरियड है वो स्टेट मतलब लिखा हुआ होना चाहिए कितने पीरियड के लिए वो इशू किया जा रहा है और उसी पर्टिकुलर पीरियड में ही हमको सिक्योरिटीज़ इशू करनी है। कोई भी कंपनी हो सकती है इसको फाइल करने के लिए और नॉर्मली होता ही है कि जो OPC है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, पर कोई भी क्लास हो सकती है। जो सेबी की रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये बना हुआ होने चाहिए और वैलिडिटी पीरियड का अधिक से अधिक एक साल हो सकता है, वो इसमें लिखा हुआ होना चाहिए। और वैलिडिटी पीरियड अगर है तो बार बार इस प्रोस्पेक्टस को सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। एक इसके साथ में इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम और हमको एक तय समय सीमा में बना के देना होता है। उसमें डिफरेंट कंटेंट्स जो भी प्रोविज़न्स में दिए गए हैं, सिक्योरिटीज़ कौन सी होंगी, कितनी होगी, कब कब उसको इशू किया जाएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें देनी होती है। और अगर कोई चेंजेस हैं तो उन चेंजेस से पहले अगर कोई एप्लीकेशन प्राप्त होती है तो उनको ये इंटीमेशन करना होता है कि इस तरह से हमने चेंजेस किए हैं। अगर कोई एप्लीकेशन वापस लेना चाहता है तो वो 15 दिन पहले अपना इंटेंट एक्सप्रेस कर सकता है। और जो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम है और जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस है, इन दोनों को मिला के हम कह सकते हैं कि ये दोनों डीम्ड प्रोस्पेक्टस बनाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कंपनी डायरेक्टली तो इन्वॉल्व होगी नहीं, कोई ना कोई मर्चेंट बैंकर्स या इशूइंग हाउस इसमें इन्वॉल्व होगा। तो कंपनी और उस इशूइंग हाउस के बीच में जो भी एग्रीमेंट है और वो और इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम मिलकर डीम्ड प्रोस्पेक्टस की तरह कार्य करेंगे।